गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की हमारी जो पीवाई की सीरीज में क्लास है वो एक नए चैप्टर को लेकर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी लेक्चर नंबर 1 है। और आज की इस क्लास में हम 5 पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपने को टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बहुत ही कम क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो उनको अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर अपन 2024 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 23 के 2, 22 के भी 5 क्वेश्चन होंगे, 21 का एक क्वेश्चन होगा और 2020 का एक क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में 13 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, और इस चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस चैप्टर के अंदर टोटल 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये इसकी अपन ने कंप्लीट लिस्ट यहाँ बना रखी है। ये पेपर्स अपन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ईयर्स के पेपर ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे नहीं गए, या फिर ये जो चैप्टर है उस साल सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो कुछ ईयर के पेपर में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है 2024 का, जो अपन से पूछा गया है। दोज लाइबिलिटीज विच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के अंदर जिन लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है वो हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन अपने यहां पर पूछा गया है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, हेडिंग सब हेडिंग का है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दे रखा है, उसका आपको सब हेड दे रखा है, और सब हेड दे रखा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो मेजर हेड आपसे पूछा है। और मेजर हेड के लिए आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो करंट लायबिलिटी और एक शेयर होल्डर फंड। और आप जानते हैं अच्छे से, रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो शेयर होल्डर फंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर हेड में अपने को रिजर्व एंड सरप्लस जो आता है वो उसके लिए शेयर होल्डर फंड लिखना होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर होल्डर फंड। और जो हमारा आंसर होगा मेजर हेडिंग, उसके नीचे अपन अंडरलाइन कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि ये हमारा आंसर है। और सब हेड जो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। आपको एज इट इज इसको दोबारा लिखना है और इस तरह से आंसर बताना है। ठीक है, ये आपका फिलअप का क्वेश्चन था। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस इट इज प्रिपेयर एज पर शेड्यूल थर्ड। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा, ये ध्यान रखना आप। शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। और आप जानते हैं अच्छे से, शेड्यूल थर्ड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। और एक होता है पार्ट सेकंड। ठीक है, इसी शेड्यूल का एक पार्ट और होता है, और वो है पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में जो है हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो शेड्यूल थर्ड में पार्ट फर्स्ट में तो अपन बनाते हैं बैलेंस शीट, और पार्ट सेकंड में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्लियर? चलिए, इसके बाद में है ये, इसका राइट आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आपको यहां पर जो आपका आंसर होगा उसके नीचे अंडरलाइन करनी रहेगी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हेडिंग सब हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बात याद रखें, इस चैप्टर में जो मेनली क्वेश्चन आएगा वो हेडिंग और सब हेडिंग का आएगा। यानी कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिवेंचर्स जो आते हैं उसका मेजर हेडिंग और उसका सब हेडिंग क्या होता है। तो आप जानते हैं, आपका जो डिवेंचर है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। ठीक है, तो गैर चालू दायित्व तो इसका मुख्य शीर्षक है, और दीर्घकालीन ऋण जो है इसका उपशीर्षक है। याद आपको रखना है। इसके बाद में इसी पेपर का एक क्वेश्चन और है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 यूजर्स के नाम अपने को बताने हैं। तो आंसर आपके सामने ही है, एक तो हो गया आपका निवेशक और एक हो गया गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टर्स
और गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो अपने यहाँ पर यूजर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दोनों ही आउटसाइडर यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं। हालांकि क्वेश्चन में कई बार ऐसा तो नहीं पूछा जाता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल बताना है, तो कोई से भी आप दो यहाँ पर बता सकते हैं। मैनेजर्स बता सकते हैं, ओनर बता सकते हैं, वो भी जो है कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके यूजर होते हैं। यूजर का मतलब है कि जिन पर्सन्स के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजफुल होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो उसके यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका आंसर होगा इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट। क्लियर बच्चों? चलिए, इसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो आता है 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट लगाना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आइटम्स दिखाए जाते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है इस साल के पेपर में। यानी कि 8 मार्च को जो आपका अकाउंटेंसी का पेपर आएगा, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिखाया जाता है, आपका इधर से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिखाया जाता है। देखो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ध्यान रखना है, डिवेंचर्स का जब रिडेम्पशन प्रॉफिट में से करते हैं, तो उसके लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीआरआर, बनाते हैं। ठीक है, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी आता है हमारा। ठीक, तो आपके 3 पॉइंट तो आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, और आपका ये नहीं आता प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम्स टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स पीरियड। तो उनको नॉन करंट बोलते हैं या करंट बोलते हैं? तो ध्यान रखें, एक तो ये नॉन करंट है, पहला जो पॉइंट है ये तो है आपका नॉन करंट, और एक है आपका करंट। तो याद रखें, उनको करंट आइटम्स बोलते हैं, जिनका 12 मंथ्स के अंदर अपने को पेमेंट करना होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट आइटम्स टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा 2022 का पेपर। तो 22 के पेपर में पहला क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला पार्ट होता है, उसके अंदर शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो कौन सा इंक्लूड होता है बैलेंस शीट के अंदर, ये आपको बताना है। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन सा अमाउंट इंक्लूड करते हैं? देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल होती है, इसको अपन इंक्लूड नहीं करते। इशूड जो कैपिटल होती है, इसे भी अपन नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है, जितने शेयर्स हम इशू करते हैं उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, तो उसे भी हम शो नहीं करते। और आपको पता है रिजर्व कैपिटल, ये तो हमने मांगी ही नहीं है, ये ऐसी कैपिटल होती है जो कंपनी अपने वाइंड अप पे मांगती है, इसलिए इस कैपिटल को भी नहीं दिखाते। तो हम बैलेंस शीट के अंदर कौन सी कैपिटल दिखाते हैं? वो है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। यानी कि शो तो वैसे ये दोनों कैपिटल भी करते हैं, ऑथराइज्ड और इशूड भी, लेकिन जो बैलेंस शीट का टोटल होता है, उस टोटल के अंदर जो अमाउंट इंक्लूड होता है, वो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल फॉर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए यूजफुल होती है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन आया है, ये यूजर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, कि यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल है, मैनेजर्स के लिए भी है, शेयर होल्डर्स के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी सभी के लिए यूजफुल है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया तीसरा क्वेश्चन बच्चों, ये आया है आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से रिलेटेड। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से रिलेटेड आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज का मतलब होता है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं
उन एम्प्लॉयज को हम किस तरह से बेनिफिट पहुंचाते हैं, उसके लिए कौन सा एक्सपेंसेज होता है। तो देखो, एक तो सैलरी भी होती है, एक आपका प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी होता है। प्रोविडेंट फंड एक तरह का स्पेशल फंड होता है जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तैयार किया जाता है। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके सैलरी में से एक फिक्स अमाउंट काटा जाता है और उसे एक पीएफ के नाम से एक अलग अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज है कंपनी के लिए। तो ग्रेचुटी का जो पेमेंट होता है रिटायरमेंट पे, एम्प्लॉयज को जो पेमेंट मिलता है उसे हम ग्रेचुटी कहते हैं। और ये जो ग्रेचुटी का पेमेंट होता है ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में आता है। अच्छा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री मशीन। हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कौन सा नहीं है, तो ए, बी और डी तो है, लेकिन रिपेयर्स ऑफ मशीनरी नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द टू मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो उसके कौन कौन से दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके नाम बताने हैं अपने को। तो देखो, नाम अपने पास जो है, एक तो है आपका बैलेंस शीट और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एक और होता है, ध्यान रखें, कंपनी एक स्टेटमेंट और बनाती है और उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है कंपनी ही बनाती है, तो ये भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप ध्यान देंगे। राइट द हेड एंड सब हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। फॉलोइंग आइटम्स के हेड और सब हेड बताने हैं आपको। प्रपोज डिविडेंड और डिवेंचर्स किस में आते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखें, प्रपोज डिविडेंड जो आता है वो नोट टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। ठीक है, नोट टू अकाउंट्स मतलब बाहर, बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी में। क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो एक तरह से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और इसे हम जो है नोट टू अकाउंट्स में शो करते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी में। डिवेंचर्स जो होते हैं उन डिवेंचर्स को हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 2021 का। तो देखिए, 21 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, वही बिल्कुल क्वेश्चन यही है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट आर इंक्लूडेड इन फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स अपन इंक्लूड करते हैं। तो राइट एनी टू नेम्स, तो केवल नेम्स बताना है। नेम्स पूछे हैं तो वही अपन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा एक बार वो वापस से। एक तो आपकी बैलेंस शीट है और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत इस चैप्टर में अपने को आनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विथ ओनली मेन हेडिंग एज पर द कंपनीज इंडियन कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट आपसे पूछा है और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का आपको जो फॉर्मेट बनाना है वो उसकी केवल मेन हेडिंग बतानी है। तो आप जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट इस तरह से होता है। इसकी मेन मेन हेडिंग बतानी है, तो मेन मेन हेडिंग में आपका सबसे पहले तो आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इधर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट फॉर करंट ईयर, अमाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो बनते हैं वो 2 ईयर्स के बनते हैं ताकि उनको आपस में कंपेयर किया जा सके। देखो, कंपेरेटिव फॉर्मेट में दिखाने के लिए करंट ईयर के फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर भी दिखाए जाते हैं ताकि उनको आपस में कंपेयर किया जा सके। सबसे पहले अपन दिखाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होती है कंपनी की मेन इनकम होती है, जिसे हम सेल्स के नाम से जानते हैं, तो उसको अपन यहाँ दिखाते हैं। इसके अलावा अदर जो इनकम होती है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो वो ऐसी जो इनकम होती है वो अदर इनकम यहाँ पर आ जाती है। अब आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है, और टोटल इनकम में से आपको एक्सपेंसेज माइनस करने होते हैं। वो एक्सपेंसेज की डिटेल क्वेश्चन में पूछी नहीं है, इसलिए अपन ने वो डिटेल यहाँ पर नहीं लिखी है। बाकी एक्सपेंसेज होते हैं उनकी भी अपने वो एनसीईआरटी बुक में अपने को दे रखी है, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। तो एक्सपेंसेज की डिटेल अपने को देने की जरूरत नहीं है, मेजर हेडिंग इसमें पूछी है। इसके बाद में आप जानते हैं जो आपकी टोटल इनकम होती है उसमें से अपन ये एक्सपेंसेज माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है।
और इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने जो पेपर सॉल्व किए हैं, आज की क्लास में अपन ने जो पेपर सॉल्व किए हैं, 5 पेपर सॉल्व किए हैं, और जिसके अंदर अपन ने लगभग 5 और 5 10 और 14 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जो भी अपनी नई क्लास आएगी उसका आपको जो है सबसे पहले पता चल जाएगा। इस चैप्टर की एक क्लास और रहेगी कल, और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हमारे, वो है एक तो अकाउंटिंग रेशो, एंड एक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। उनका रिवीजन अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।